Hello students, welcome back again to online video class. Today we are going to study a new chapter, that is effects of British rule in India. Let us start the chapter. Aruna was reading the newspaper in the morning while her daughter Purvi was sitting beside her and doing her homework. अरुणा न्यूज़पेपर रीड कर रही थी अर्ली मॉर्निंग में और उसके बाजू में ही या तो उसके बगल में ही उसकी डॉटर पूर्वा वो बैठकर अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही थी. अरुणा रीड लाउडली रिवॉल्यूशन इन लिबिया. अरुणा ने न्यूज़पेपर रीड करते वक्त ज़ोर से लाउडली रीड किया रिवॉल्यूशन इन लिबिया मतलब लिबिया में बगावत. हियरिंग दिस पूर्वा आस्क्ड, why do people revolt? Aruna answered, when the needs of the people are not satisfied and people face economic crisis, they revolt. जब अरुणा ने लाउडली बोला लिबिया में बगावत, ये सुनते हुए ही पूर्वा ने पूछा कि रिवॉल्ट क्या होता है, बगावत क्या होती है. तो अरुणा ने आंसर किया कि जब लोगों की ज़रूरत पूरी ना होती हो या तो उनकी जो ज़रूरत है वो सेटिस्फाई ना होती हो और लोगों को आर्थिक तंगी का जो सामना करना पड़ता है उसी के वजह से बगावत शुरू होती है. इन आवर कंट्री ऑल्सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द कंडीशन ऑफ द पीपल वॉज वेरी बैड एंड रिजल्टेड इन अ रिवॉल्ट. लेट मी टेल यू अबाउट द लाइफ ऑफ इंडियंस एट दैट टाइम. साथ ही साथ अरुणा ने ये भी आंसर किया कि हमारी जो कंट्री है उसमें भी यही हालत हुई थी. ब्रिटिश का जब शासन था तो हमारे देश के जो लोग थे वो काफ़ी गंभीर परिस्थिति में या तो बहुत ही ख़राब सिचुएशन से गुजर रहे थे और उसके वजह से भी बगावत शुरू की गई थी. तो मैं इसके बारे में तुमको डिटेल में बताती हूँ. तो अगर ये हम आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में रीड करते हैं, इंडिया वॉज इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस टिल द 18th सेंचुरी. हमारा जो भारत देश है वो जो आर्थिक जो प्रॉस्पेरिटी से वो बहुत ही अच्छा था 18th सेंचुरी तक. द एनार्की दैट फॉलोड द डेथ ऑफ औरंगजेब टू कुड नॉट वीकेन इट. औरंगजेब के जो डेथ के बाद भी, औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी हमारे देश की जो प्रॉस्पेरिटी थी वो बरकरार रही, भले ना कितनी भी हमको डिफ़िकल्टीज़ या तो अव्यवस्था से गुजरना पड़ा. इट हैज़ बीन एडमिटेड बाय हिस्टोरियंस अक्रॉस द वर्ल्ड दैट द इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेड इन इंडिया वेर अनमैच्ड एट दैट टाइम. काफ़ी हिस्टोरियंस ने ये भी स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया कि पूरे वर्ल्ड को कंपेयर करें तो हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज़ थी, जो प्रोडक्शन उत्पादन की जो तकनीकी होती है, व्यापार का जो ऑर्गेनाइजेशन था इंडिया का, वो सबसे अलग था और सबसे यूनिक था जिसका कोई जोड़ ही नहीं है. द सेम कंट्री इंडिया बिकेम पुअर एंड बैंकरप्ट ड्यूरिंग द नियरली 200 years ऑफ ब्रिटिश रूल. उसी कंट्री, उसी प्रॉस्परस कंट्री, वही कंट्री जो प्रोडक्शन टेक्निक में आगे थी, इंडस्ट्रीज़ में भी आगे थी, व्यापार ट्रेड में भी आगे थी, वही कंट्री आज पुअर और बैंकरप्ट हो गई है 200 सालों में जब ब्रिटिश का शासन शुरू हुआ. इट बिकेम द कंट्री दैट सप्लाइड रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड एंड ऑफर्ड अ लार्ज मार्केट फॉर द फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफ द फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड. ये वही कंट्री है जिन्होंने रॉ मटेरियल जो इंग्लैंड की फैक्ट्रीज़ है उनको सप्लाई किया, साथ ही साथ बहुत ही लार्ज मार्केट ऑफ़र किया था जहाँ पर फिनिश प्रोडक्ट्स बनते थे इंग्लैंड में. मतलब हमारे देश का जो ट्रेड था वो भी इतना अच्छा था, जो बहुत ही हटके था. वो भी इंग्लैंड को हम बोलते हैं ना कि मटेरियल सप्लाई करती थी. आगे बढ़ते हैं. कंडीशन ऑफ पीसेंट्स एंड एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. पीसेंट्स और एग्रीकल्चर, पीसेंट मतलब कारीगर बोल सकते हैं, कामदार बोल सकते हैं या तो किसान बोल सकते हैं. द ब्रिटिश गॉट अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज देयर इनकम आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा. ब्रिटिश को एक नया अपॉर्चुनिटी मिला, नया चांस मिला कि वो इनकम गेन कर सके, अपनी जो भी पैसा है या तो अपनी वेल्थ को बढ़ा सकता है. कैसे? बाय एक्विजिशन, मतलब जो दीवानी राइट्स उनको जो मिले हुए थे. दीवानी राइट्स मतलब
वो अधिकार जो लैंड रेवेन्यू, लैंड पर जो इनकम जनरेट होती थी वो कलेक्ट करने का अधिकार किसको मिला? ब्रिटिशर्स को मिला। और कहाँ से? बंगाल, बिहार और उड़ीसा से। दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग पीसेंट्स टू अर्न मोर रेवेन्यू। उन्होंने क्या किया? जो कामदार थे या तो किसान थे उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी या तो रेवेन्यू अर्न कर सके। एंड एज अ रिजल्ट द पीसेंट्स बिकेम पुअरर। इसके वजह से क्या हो रहा था? बहुत ही ज़्यादा उनको एक्सप्लॉइटेशन, मतलब धोखा देना, एक तरह से उनके साथ फ्रॉड करना। तो इसके वजह से जो किसान थे वो क्या हो गए? गरीब बनते गए। मैनी टाइम्स द पीसेंट हैड टू सेल देयर ज्वेलरी टू पे द रेवेन्यू. A large number of peasants had to borrow money from the money lenders and consequently fell into a debt trap. इससे क्या हो रहा था? जैसे किसान गरीब होते जा रहे थे तो काफ़ी बार तो ऐसे हुआ है कि वो जो कर्जा चुकाने के लिए किसान या तो क्या करता था? ज्वेलरी बेच कर भी कर्जा चुकाता था या रेवेन्यू चुकाता था, और या तो वो क्या करता था? किसान मनी लेंडर्स जो मालिक होते थे, जो मनी लेंडर्स, उनके पास से पैसे उधार लेते थे और फिर अपना कर्जा चुकाते थे। पर काफ़ी बार ऐसे हुआ है कि वो जो अपना कर्जा है वो चुका नहीं पाते थे, इसलिए उनका कर्जा डे बाय डे बढ़ता जाता था। फार्मर्स लॉस्ट देयर लैंड एंड एग्रीकल्चर सफर्ड इन मैनी रीजन्स ऑफ इंडिया। इसके वजह से कर्जा ना चुकाने के कारण फार्मर्स ने काफ़ी अपने लैंड को बोलते हैं ना लूज़ कर दिया अपनी लैंड को। और इससे क्या हुआ? फार्मर्स ने तो अपना लैंड लूज़ कर दिया, बट एग्रीकल्चर जो था, खेतीबाड़ी जो थी, हमारे देश का जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी ऐसे भारत के रीजन्स में को भी उसके वजह से सफ़र करना पड़ा। मोर एवर बंगाल विटनेस्ड अ टेरिबल फेमाइन इन द ईयर 1770 CE इन विच लैक्स ऑफ पीपल डाइड ऑफ स्टारवेशन। अब जैसे ही फार्मर्स ने अपनी ज़मीन खो दी, उससे क्या हो गया? एग्रीकल्चर पे भी असर पड़ा। इसके वजह से बंगाल जैसे स्टेट में सूखापन, फेमाइन जिसको हम बोलते हैं, बहुत ही भारी सूखापन का सामना करना पड़ा 1770 CE में। और इसके वजह से भूख के कारण, अब ये आपने स्टडी कर लिया है कि फेमाइन क्या होता है। फेमाइन मतलब सूखापन, जहाँ पर ज़मीन बिल्कुल सूखी हो जाती है और कोई भी खेती नहीं हो सकती और लोग खाने पीने के जो होते हैं उसके भी लाले पड़े रहते हैं, उसको बोल सकते हैं कि उसके वजह से, फेमाइन के वजह से लैक्स ऑफ पीपल डाइड ड्यू टू स्टारवेशन। वही भूख के वजह से लाखों लोग मर गए। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस एनफोर्स परमानेंट सेटलमेंट एक्ट इन ऑर्डर टू कलेक्ट रेवेन्यू। गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उन्होंने एक परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू किया। किसके वो एक्ट में क्या होता है कि आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना रहता है। एज पर दिस एक्ट द कंपनी फिक्स द रेवेन्यू ऑन एन एनुअल बेसिस। अब इस एक्ट में क्या बदलाव आया कि इनको जो भी फार्मर्स है या जो पीसेंट्स है उनको एनुअल बेसिस पर ही पेमेंट करना रहता है और कंपनी एनुअल बेसिस पे ही वो रेवेन्यू को वसूल करती है। द ज़मींदार्स वेर गिवन द परमानेंट राइट्स ऑफ लैंड एंड रेवेन्यू कलेक्शन। जो अभी क्या था, ब्रिटिशर्स खुद ना कलेक्ट करके ज़मींदार्स को ये अथॉरिटी दे दी या तो राइट्स दे दिए कि वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। दिस इज़ हाउ अ क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स लॉयल टू द कंपनी वॉज क्रिएटेड। इससे क्या हो गया? लैंडलॉर्ड का एक ग्रुप बन गया, क्लास बन गया, और कंपनी ने वो ग्रुप बना दिया जिस पे वो लॉयल रह सके। दिस एक्ट ऑल्सो एंश्योर्ड द इनकम ऑफ द कंपनी। अगेंस्ट दिस द पीसेंट हु वर्कड हार्ड इन द हॉट सन टू कल्टिवेट द लैंड एंड ग्रो क्रॉप्स वेर एक्सप्लॉइटेड। इससे क्या हो रहा था कि जो कारीगर थे या जो कामदार थे या तो किसान है, वो इतनी धूप में, कड़ी धूप में खेती करते थे और क्रॉप्स को उगाते थे, वो एक्सप्लॉइट हो जा रहे थे। तो ये ब्रिटिश रूल के टाइम पे ये सब कंडीशंस फार्मर्स और पीसेंट्स को सफ़र करनी पड़ी। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ इफेक्ट्स ऑन सोशल लाइफ। Warren Hastings, the person who was given the job of collecting revenue, was known as a collector. Warren Hastings तो थे, उनको रेवेन्यू कलेक्ट करने का जॉब दिया गया था, इसलिए उनको कलेक्टर के नाम से
कंसीडर किया जाता था या तो जाने जाते थे। ही ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ जज, उन्होंने जज का भी फंक्शन जो रोल होता है वो भी परफॉर्म किया हुआ था। द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रॉयड अवर एंशिएंट सिस्टम ऑफ सेल्फ रूल। इन द एंशिएंट टाइम्स एवरी विलेज वाज लाइक अ स्मॉल रिपब्लिक। ग्राम पंचायत हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटायर विलेज। अब क्या हुआ, जो ब्रिटिश सिस्टम के वजह से जो एंशिएंट सिस्टम था, एंशिएंट सिस्टम में क्या था, खुद पर ही रूल करना, लेकिन ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के कारण ये रूल भी हट गया। पहले के ज़माने में क्या होता था, विलेज एक स्मॉल रिपब्लिक होता था, मतलब वो स्वतंत्र होते थे, एक विलेज है वो एक स्वतंत्र होता था। ग्राम पंचायत है वही हैंडल करता था पूरे एंटायर विलेज को, और पंचायत को बैकबोन माना जाता था उस विलेज में। These institutions of self-rule stood their ground even during the times of foreign invention and Sultanate period, but were destroyed due to the administrative policies of the British. अगर शॉर्ट में मैं बताऊं तो ये सेल्फ रूल थोड़े समय के ही लिए ही रहा, और उसके बाद ब्रिटिश का जैसे जैसे शासन बढ़ता गया, सेल्फ रूल का एंड आ गया, और ब्रिटिशर्स ने ये जो सेल्फ रूल था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। द पॉलिसी ऑफ सोशल रिफॉर्म्स बाय द कंपनी मेड पीपल फील इनसिक्योर एंड सस्पिशियस। दे फेल्ट दैट द गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू कन्वर्ट देम टू क्रिश्चियनिटी एंड डिस्ट्रॉय द इंडियन कल्चर एंड रिलीजन फॉर एवर। इससे क्या हो रहा था, अभी लोगों के मन में एक डर बैठ गया था कि शायद ब्रिटिशर्स हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय करके हमको मजबूर ना कर दे कि हम अपना कल्चर बदलकर क्रिश्चियनिटी का कल्चर फॉलो करें, और इससे ये लोगों में ये एक डर बैठ गया था। पीपल बिलीव्ड दैट द इंडियन सोशल सिस्टम वाज डेलिबरेटली अंडरमाइंड इन द रेलवेज एंड मिलिट्री। लोगों का ये भी मानना था कि जो इंडियन सोशल सिस्टम है वो भारी मात्रा में रेलवेज और मिलिट्री के हाथों में आ गया था। एन ऑर्डर वॉज पास्ड इन आगरा दैट एवरी इंडियन हैज़ टू सैल्यूट द ब्रिटिश। एक ऑर्डर आगरा से पास होकर आया था कि सारे भारतीय हैं उनको ब्रिटिशर्स को सैल्यूट करना है। इफ़ इट वॉज नॉट डन इट वॉज कंसिडर्ड अ क्राइम एंड लायबल फॉर पनिशमेंट। अगर इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को सैल्यूट नहीं किया तो अगर सैल्यूट नहीं किया तो ये क्राइम माना जाएगा और उनको पनिशमेंट भी दी जा सकती है। एज अ रिजल्ट देयर वाज अ वाइड स्प्रेड सेंटिमेंट ऑफ एंगर एंड हेट्रेड फॉर द ब्रिटिश अमॉन्ग द इंडियंस। इससे क्या हो गया कि लोगों में एक एंगर और हेट्रेड जैसा फीलिंग आ गया, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ।